तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। बहुत ज़्यादा खास इंटरव्यू ये है और आज हमारे साथ हैं पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी साहब जवाहर यादव जी। सर जी नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी सुबह तक आप दिल्ली थे, फिर अभी चंडीगढ़ हैं, फिर अभी दिल्ली जा रहे हैं सर, गुड़गांव जा रहे हैं वापस। भाग दौड़ बहुत है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ये लगा ही रहता है, जो उसकी जिस समय जहाँ जिम्मेवारी होती है वहाँ पहुँचता है और अपना काम करता है। आपकी भागदौड़ जितना माहौल दिख रहा है उस हिसाब से इलेक्शन लड़ने का वो माहौल दिखाई नहीं दे रहा, जबकि 10 की 10 सीट आप बांट भी चुके हैं। हाँ, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी अनाउंस हो चुके हैं जी। 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे जी। उसके नाते हमारे कार्यकर्ता जितनी भी हमारी कमेटियाँ बननी होती है, चाहे वो चुनाव प्रबंधन की कमेटी हो, चाहे वो प्रवक्ताओं की मीडिया मैनेजमेंट की कमेटी हो, चाहे यात्रा में क्या क्या व्यवस्था रहेगी उसकी हो, नामांकन बनने की कमेटी हो, प्रचार प्रसार की कमेटी हो, जो आएंगे गेस्ट या जो स्टार प्रचारक कहते हैं उनको लाने ले जाने की व्यवस्था हो, हेलीपैड कौन देखेगा उसकी व्यवस्था हो, कोई कार से सफ़र करेगा तो उसकी व्यवस्था हो, जो लोग आकर यहाँ रुकेंगे उनके आवास की व्यवस्था हो, ये सब कमेटी हमारी बन चुकी हैं, जिसका एक एक इंचार्ज बन चुका, नीचे उनकी टीम हो गई है। वो पैसे का हिसाब किताब कौन रखेगा, इसकी हो नामांकन भरने से पहले उसको चेक करने के लिए जो वकील है उसकी जो कमेटी बननी होती है, इन सब पर आचार संहिता कहाँ का क्या क्या नियम लागू होगा, कहीं आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, इसकी जानकारी कौन कौन देगा, इन सबको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी कमर कस चुके हैं। 10 की 10 लोकसभा को जीतने के लिए तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो ये मानता है कि हमारा लोकसभा प्रत्याशी अनाउंस कोई व्यक्ति होता है, पर एक प्रत्याशी जो लगातार अनाउंस रखा होता है वो है कमल का निशान। तो कमल के निशान को लेकर काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, वो लगातार निरंतर इस काम को करते रहते हैं। इतना कुछ आपने बता दिया, मैंने तो सोचा भी नहीं था इतना कुछ इलेक्शन में झंझट होता हुआ। जब आपने टिकट बांटने के बाद इतना काम कर रहे हैं, भाई किसका खर्चा पानी कहाँ क्या कुछ करना है, अभी तक तो कांग्रेस ने टिकट भी नहीं बांटी है, तो उनका तो फिर पेंडिंग ही रहेगा। ये तो नहीं, तो कांग्रेस या वो अलग तरीके से सोचती होगी। मैं नहीं सोचती नहीं, उनको पता है उनका कोई जीत नहीं रहा। ऐसा तो ना करो सर, रोहतक से दीपेंद्र जी बड़े मजबूत आदमी है। हाँ, पिछली बार भी बाबू बेटा मजबूत थे। और आज हताशा देखिए उस परिवार की, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहना पड़ा आप लोगों के सामने कहा जी कि भाई हम दोनों चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि हमारे अनुभव बुरे थे। उन्होंने पार्टी को देखा ही नहीं। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 10 सीटें नहीं लड़ रही, एक ही सीट लड़ेगी, हम 2 लड़के हार गए। वो इंडायरेक्ट कह रहे हैं कि हम 10 की 10 सीटें डम्मी लड़ेगी, 9 सीटें, हम केवल एक सीट को जिताने का प्रयास करेंगे, जबकि वो उसके बावजूद भी हारेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब ये कहा कि हम 2 लड़े थे तो हमारे अनुभव अच्छे नहीं रहे, वो ये कहना चाह रहे हैं कि 9 सीटें तो भूल जाए कांग्रेस, एक को जिताने के लिए जैसा प्रयास करे। तो इसलिए कांग्रेस का सर ये आपका मुझे ऐसा लग रहा है नहीं, और कॉन्फिडेंस नहीं है जी। कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत, मोदी जी सरकार की उपलब्धियां, मनोहर सरकार की उपलब्धियां और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का नेतृत्व, ये सब मिलाकर और कांग्रेस की नेगेटिव अप्रोच, उस सब का कारण यह है कि 10 की 10 सीटें पुणे हम जीतेंगे। और कॉन्फिडेंस तब होता है जब हम कभी लाइफ में 10 की 10 सीटें नहीं जीते होते। वर्तमान में हमारे 10 सांसद है अभी इससे हरियाणा से लोकसभा के लिए जी। तो उसके आधार पर हम कह रहे हैं। और कॉन्फिडेंस कहाँ है, पहले 8 थी हमारी, 7 थी, फिर 10 हुई, इसी तरह हम पुणे 10 को रिपीट करेंगे। आप 400 पार का नारा देते हैं। मैंने तो एक बयान सुना था टीएमसी का, ममता बनर्जी जी का, कि पहले 200 तो जीत लो। आप 400 कैसे? 303 जीती हुई है जी। नहीं, अब की बार 300, अरे अब की बार तो जो होगा वो तो 2024 के जून में पता चलेगा ना, 4 तारीख को जी। अभी तो हमने 303 जीती हुई है जी। और हम 370 जीतना चाहते हैं। और गठबंधन हमारा जो है वो 400 पार करना चाहता है। तो हम तो ऊपर बढ़ने के लिए तरक्की करेंगे, हम टारगेट तो हमेशा ऊपर का ही रखेंगे ना। और हमने किया है, कभी 1984 में 2 से पार्टी शुरू हुई, 86 गई, फिर 116 गई, ऐसे करते करते हम आए 182 2 बार लगातार आए, 98 में और 99 में हमारी सरकारें बनी। उसके बाद फिर थोड़ा डाउन हुए और उसके बाद फिर पुनः 282, फिर 303, ये लेकर हम आए। 543 में से 400 सीटें आप लेने की बात करें, अगर मैं आधो आधे हिसाब लगाऊं तो पंजाब में भी आपकी आधी सीट नहीं आ रही है।
सर मैं तो पूरे हरियाणा में, पूरे देश में 543 सीटों की बात कर रहे हैं ना जी। आप पंजाब की केवल 13 सीटों पर अपने आप को कर रहे हैं मूल्यांकन, मैं 543 की बात कर रहा हूँ। 400 पार के नारे के आधार पर वो सीटें हम जीते, उसके आधार पर हम मेहनत कर रहे हैं। चलो खैर, आप जब कमल की बात करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि कमल की ही बात करें। आपने एक बाहर से डमी कैंडिडेट नवीन जिंदल जी को बुला लिया, जबकि मोदी जी, मैंने सुना था एक बार ऐसा कि उन्होंने कहा था नवीन जिंदल के तो बैंक अकाउंट से कोयला निकलेगा, कोयला घोटाला निकलेगा। आज उनको आपने कमल के फूल के ऊपर बिठा दिया है। चलिए, आपको बधाई, आपको शुभकामनाएं। आपको खुश होना चाहिए कि एक डमी कैंडिडेट को हम जिताकर भेजेंगे। इसका मतलब क्षेत्र के आदमी को भी तो आप टिकट दे सकते थे, जब कमल के फूल को आप ये कह रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति को कांग्रेस, क्योंकि आप तो अपने मत से, आप तो जो सुनते हैं वो कहते हैं जी, जिसको आप डम्मी कैंडिडेट कहते हैं जी, फिर क्यों घबरा रहे हैं? फिर तो आपको खुश होना चाहिए, कांग्रेस को खुश होना चाहिए, इन लोगों को खुश होना चाहिए। आम आदमी पार्टी की कोई कुब्बत नहीं, इसलिए मैं इसको नाम नहीं ले रहा। हमारा भारतीय जनता पार्टी के 10 के 10 कार्यकर्ता चुनाव जीतेंगे और इसमें मोदी जी का नेतृत्व, इन 10 के 10 लोगों के अपना काम, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का काम और वर्तमान में नायब सैनी का नेतृत्व, जिस तरह से जनता के लिए काम किया है, चाहे वो 14 फसलों का MSP पर खरीदने का काम हो, चाहे कच्ची पर्ची नौकरी लगने का काम हो, चाहे भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, जिन नदियों में, जिन एरिया में कभी पानी नहीं पहुंचा, वहाँ 350 से ऊपर नहर के अंतिम टेल में पानी पहुंचाने का काम हो। 5 फसल जिलों में हमने सबसे अधिक मुआवजा हुआ जब 2019 में हमारी सरकार आई, 14 में आई। पंचकुला, सिरसा, नूह, उस 5 में से 3 जिले ये थे जहां हमारा उस समय एक भी विधायक नहीं था, परंतु सबसे अधिक फसल का जो मुआवजा मिला इनको। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, मोदी जी के इस सपने को हरियाणा में पूरा करके दिखाया और बगैर भेदभाव की राजनीति करके दिखाई। उसका परिणाम है कि हम पुनः 10 की 10 सीटें वापस जीतेंगे। 10 में से 1 सीट, चलो नवीन जिंदल जी की बात हो चुकी है, अब बात करें अशोक तंवर जी की, जिन्होंने कांग्रेस में रह के सदा आपके खिलाफ बोला है, आम आदमी पार्टी में रह के सदा आपके खिलाफ बोला है। जैसे ही वो आए 15 दिन में आपने उनको टिकट दे दी। अब सिरसा वालों का क्या दोष, जो उन्होंने आपके हक में रह के उनके साथ खूब कहा सुनी भी हुई होगी, किसी के ऊपर केस भी दर्ज हुआ होगा, अब उनका क्या दोष? उनको तो आपने दरकिनार कर दिया। सुनीता बहन जी, सुनीता दुग्गल जी गए हैं, वो अच्छी उम्मीदवार थी, वापस उनको देना चाहिए था। सुनीता दुग्गल जी अच्छी है, यही तो मैं कह रहा हूँ। अभी जो हमारी मीटिंग थी प्रवक्ताओं की और पैनलिस्ट की, उसमें वो उपस्थित थी। ये हमारी विशेषता, हमारी ये पार्टी, हमारे ही पार्टी का कार्यकर्ता ये कर सकता है कि जब जिम्मेवारी जो लगेगी उसको निभाएंगे। पिछली बार उनको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया, उससे पहले विधानसभा का उम्मीदवार बनाया गया, आज उनके स्थान पर अशोक तंवर जी को बना दिया गया। सुनीता दुग्गल जी का संगठन कुछ और सोचेगा। यही हमारी ताकत है, यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ताकत है कि आज हम सब ये प्रयास कर रहे हैं कि पुनः 10 की 10 सीटें हम जीते। उसमें सुनीता दुग्गल जी अभी मीटिंग में थी कि सिरसा और अधिक मार्जिन से कैसे जीते, इसके लिए सुनीता दुग्गल जी काम कर रही है। उन्होंने जिक्र किया इस बात का भी, हम कैसे जीत सकते हैं, चर्चा हुई है उनकी, जबकि वो मीडिया की में थे तो भी उन्होंने कहा कि 10 की 10 सीटेंगे और अशोक तंवर जीत के आएगा, इसमें मैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊंगी। ये मेरे शब्द नहीं है, सुनीता दुग्गल के शब्द मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। इन 10 सालों में एक बड़ा मिरेकल हुआ। 2014 में नायब सैनी जी आए, फिर 2019 में एक सांसद के रूप में आए। 2 महीने पहले तक वो राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष बना दिए। प्रदेश अध्यक्ष बनते ही लोगों ने गाने बनाने शुरू किए, उनकी रैलियां शुरू की। रैलियों के बीच बीच में ही पता लगा उनको तो मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये मिरेकल क्या आपने, क्या SC और BC वोट्स को साधने के लिए ऐसा किया, या आपने क्या उनमें आपने स्पेशल लगा भाई इस आदमी, सॉरी माफी चाहूंगा, इन आदमी में ये खासियत थी, हमने इसलिए इनको मुख्यमंत्री बना दिया। जब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बने जी पहली बार, तब भी ऐसे कहा गया। अब नायब सैनी जी बने तब भी ऐसे कहा गया। जब मोहन यादव जी बने तो भी ऐसे कहा गया। अगर राजस्थान में शर्मा जी बनते तो भी ऐसे कहा जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। कोई भी कार्यकर्ता हमारा इतना निपुण होता है कि उसको जो जिम्मेवारी देंगे उसको वो अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से करके दिखाता है। क्या अनिल विज जी के बारे में आपने नहीं सोचा, जो जब भाजपा को कोई बैग नहीं, झोला नहीं पकड़ा करता, तब अनिल विज जी जीतते आए थे, आज तक वो जीतते ही हैं और आगे भी शायद वो जीत ही जाएंगे। कंफर्म जीतेंगे, शायद नहीं, कंफर्म। मैं तो नहीं कहूंगा ये बात, लेकिन अब उनको आपने कुछ भी नहीं बनाया।
किसने कहा कुछ भी नहीं बनाया? और उनको मुख्यमंत्री के लिए तो वो डिजर्व करते थे ना। अरे ये आप तय करेंगे अभी तक वो नाराज बैठे हैं सर। नहीं, अनिल विज जी कहीं नाराज नहीं है। अनिल विज जी पार्टी के बड़े सीनियर नेता है, सबसे सीनियर विधायकों में से एक है। हमारा कार्यकर्ता कभी भी नाराज नहीं होता, चाहे वो माननीय अनिल विज जी हो, चाहे वो सुनीता दुग्गल जी हो। ये एक जिम्मेवारी है जो समय समय पर अदला बदली होती खबर मिलती है। आज नायब सैनी जी उनसे मिलने गए हैं, फिर कल मुख्यमंत्री जाएंगे, फिर परसों नायब सैनी जी जाएंगे, फिर अगले दिन मुख्यमंत्री जी जाएंगे। वो एक दिन ड्यूटी लगी रहती है। हाँ, अनिल विज जी के घर। हाँ, इसका मतलब आप कह रहे थे ना कि वो सीनियर व्यक्ति है, उनका जाना दिखाता है कि वो वास्तव में सीनियर है। मनाने की कोशिश, मतलब मान गए आप? मनाने, सीनियर व्यक्ति से सलाह करनी होती है, मनाना क्या होता है? अच्छा चलो ठीक है, उनके अनुभव का लाभ लेना होता है पार्टी को। अच्छा, अब बात करूंगा, आपने नौकरियों का जिक्र किया। 2019 में जब आप दोबारा आए तब ग्रुप डी की नौकरियां दिखा के आ गए। अब 2024 का इलेक्शन है, जो एमफिल पीएचडी किए हुए बच्चे हैं, ग्रुप डी का कभी भी 81 कट ऑफ नहीं गई। 95 क्वेश्चंस में से 81 कट ऑफ गई। क्या अब वो बच्चे चपरासी बन के पानी पिलाएंगे जो डिजर्व करते थे, SC/ST के लिए जो डिजर्व करते थे, जेई, नायब तहसीलदार, इन पोस्टों के लिए? वो पोस्टें ग्रुप 56 स्थानों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, कोर्ट में अटक गई। उनकी वीरान माटी के बेचारे HSSC के सामने धरना दे के बैठे हैं, जिनका बसों में आने जाने का किराया पोस्ट है जी। कितनी पोस्टें वो 56 स्थान की? लगभग 20,000। 20,000 जी। ये कितने अपॉइंटमेंट हुए अभी? ये लगभग 13,500। 13,500 जी। तो ये 20,000 तो नहीं है ना जी। इनमें से कुछ जाएंगे, उनका नंबर आएगा तब भरेंगे। परंतु ये कहना कि अगर ये है 20,000 होते तो ये मान के चलिए अब जो भी 50,000 इंक्लूडेड TGT कह रहा हूँ मैं सर जी, जो आने वाली 60-70 हजार नौकरियां है, लग गई या लगेगी जी, इन सब में लगभग एक जैसा टैलेंट है जी। कोई किस्मत से होता है, कोई आधा नंबर ऊपर कहीं नीचे है। आज हरियाणा का व्यक्ति इतना स्मार्ट हो गया है कि चाहे वो डी ग्रुप की नौकरी हो, चाहे वो तहसीलदार की नौकरी हो, उनका IQ लगभग समान रहता है। ये हमारी अचीवमेंट है कि आज हमारे यहाँ डी ग्रुप में भी पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। ये हरियाणा की अचीवमेंट है। ये तो सर आपकी सरकार अचीवमेंट में काउंट तो कर सकती है, लेकिन डिजर्विंग डिजर्विंग क्या? आपको क्यों लगता है कि एक पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति डी ग्रुप की नौकरी क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है, लेकिन अगर उसका सिलेक्शन जेई में है, अगर उसका सिलेक्शन तहसीलदार में, जेई में कितनी पोस्टों पे होगा? आप ही जितनी भी हो सर, 20,000 ही तो होगी जी। 20,000 के बाद तो डी ग्रुप भरी जाएगी। मेरा कहना यह है, आज डी ग्रुप हो, चाहे क्लास 1 हो, चाहे क्लास 2 हो, आज हमारे यहाँ हरियाणा का व्यक्ति इतना टैलेंटेड है यूथ कि वो एक नंबर आगे पीछे से इस ग्रुप COD में बदल जाता है। आज हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। ये जो पुरानी सरकारें होती थी ना कि 10वीं है तो उसको चपरासी ही बनाना है, 10वीं है तो आपने तो सिपाही वालों को चपरासी लगा रहे हैं। क्यों नहीं? अगर उसका टैलेंट ये तो लगेगा ना चपरासी। अगर डिग्री लेना जी और व्यवहारिक ज्ञान होना, दोनों में अंतर है जी। आज मैं ये सरकार की खामी नहीं लगती नहीं, कि भी अभी कोर्ट में भर्तियां अटकी खड़ी हैं। अभी बच्चे HSSC ऑफिस के सामने बैठे थे, चेयरमैन साहब इस्तीफा देंगे, मुख्यमंत्री साहब के सामने जाते तो मुख्यमंत्री साहब इस्तीफा देंगे, खुल्लर साहब के पास जाते थे तो अभी सुनने में वो भी इस्तीफा देंगे, 1 लाख AG साहब के पास जाते तो वो भी इस्तीफा। बच्चे जाए तो जाए कहाँ पे? एक तो आप गलत तथ्य मत दीजिए, ना खुल्लर साहब ने इस्तीफा दिया ना AG साहब ने दिया। आप गलत बयानबाजी नहीं। AG साहब का तो सुनने में आया था। अरे आ गया क्या? कोई नोटिफिकेशन है क्या? अभी सर सुनने में आया तो था। आप गलत बयानबाजी नहीं दीजिए। आप प्रमुख पत्रकार है हरियाणा के, तो आप कम से कम अफवाह ना फैलाइए। ना खुल्लर साहब का इस्तीफा है ना AG साहब का इस्तीफा। जब तक इस्तीफा किसी का नहीं होता, आप जैसे जिम्मेदार व्यक्ति को ये इस्तीफा के पास रहेगा क्या? आप जैसे जिम्मेदार व्यक्ति को ये नहीं कहना चाहिए, नंबर 1 जी। दूसरा, 1,35,000 के आसपास नौकरी पिछले 9.5 साल में मनोहर सरकार ने दी है जी। जो हमसे बेहतर कहते हैं जी, वो बताए ना उन्होंने कितनी नौकरियां दी। हुड्डा साहब हमसे क्वेश्चन करते हैं, वो बताए अपने 10 साल के कार्यकाल। सरकार लड़ती रहेगी, खट्टर साहब, हुड्डा साहब वापस में नहीं, हमने तो ज्यादा दिए सर। बच्चे 1,36,000 दिए ना। 1,36,000 नौकरी हरियाणा के इतिहास में 10 साल में किसी भी सरकार ने दी हो तो बताएं सर। ये और अभी ये वो आंकड़ा है जहां पे सरकार की वाहवाही हो सकती है, लेकिन दूसरा इससे भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ना सरकार के पास। और मैं कह रहा हूं बेहतर की गुंजाइश तो हमेशा रहती है जी। उसके अलावा अभी चुनाव हरियाणा असेंबली के अक्टूबर में है। अक्टूबर तक इंतजार कीजिए आप, क्या पता ये नंबर और कितना बढ़ जाए। मतलब बच्चों को ये लगता है कभी हमारी ब्रांड माटी हो जाए, कभी ये भर्तियां कैंसिल हो जाएं, बच्चों को इस बात का डर है। हाँ, कौन सी भाई
अफवाहों का संशय मेरे पास नहीं है। नहीं ठीक है, उसका हमारे पास भी नहीं है। परंतु ये मान के चलिए अभी कैंसिल नहीं होंगी, ये मैं मान के चलूं। देखिए कुछ चीजें जो कोर्ट में होते हैं सब जुडिस होती है, मेरे बोलने की मर्यादाएं हैं, ठीक है, पर मैं मान के चलता हूं अगर सब चीजें ठीक ठाक रही जी तो 25-30 हजार नौकरियां और लगेगी विधानसभा के चुनाव से पहले। ओके चलो, ये थोड़ा सा आश्वस्त। और आज तक जो आपको बताया हमने वो हुआ है, इससे पहले भी आपकी वैसे मुख्यमंत्री साहब से बात हुई है भाई ये कोर्ट में भर्ती आई है, कैंसिल होंगी नहीं होंगी, एजी साहब से आपकी इन सब बातों पे चर्चा कोर्ट में भर्ती होगी, अगर वो कैंसिल होगी मुख्यमंत्री जी को पता होगा या न्यायाधीश को पता होगा? वैसे तो न्यायाधीश को ही पता होता तो फिर ये क्वेश्चन ही गलत है। ओके, अब तो मगर अच्छा, अभी एक रणजीत चौटाला जी का बयान आया है हिसार से, अब वो भाजपा क्या समीकरण सेट करके क्या उनसे बयान दिलवाती है या वो खुद देते हैं बयान, पता नहीं, ब्राह्मणों के खिलाफ कुछ बयान दे दिया? मुझे नहीं आइडिया क्या बयान दिया उन्होंने कहा जातिवाद फैलाते हैं ब्राह्मण। नहीं, मुझे नहीं लगता कि रणजीत चौटाला जी ऐसा कह सकते हैं। दूसरा मैंने वीडियो देखी है सर। दूसरा जातिवाद हमारे यहाँ कभी भी नहीं है, हम तो वर्ण व्यवस्था के लोग हैं, और जातिवाद जिसको तथाकथित जातिवाद कहता है ये ब्राह्मणों के कारण नहीं, ये जब इस देश में मुगल आए या आक्रांता आए या अंग्रेजों ने जो फूट डालो शासन करो उसके कारण ग्रुपों को अलग अलग उसमें बांटा, तो इसमें ना ब्राह्मणों का कहीं दोष है ना इसमें किसी भारतीय किसी भी जाति का दोष नहीं है। कुल मिला के जो उस समय के शासक रहे जिन्होंने हिंदू धर्म में विभाजन करना था, ये दोष उनका है। अब रणजीत चौटाला जी ने क्या बोला वो मैंने देखा नहीं, मैंने सुना नहीं, मुझे आपसे जानकारी मिल रही है। उनका क्या उद्देश्य रहा होगा, क्या वो कहना चाहते हैं वो बता पाएंगे। अभी तक मैंने उनका कोई भी ऐसा बयान मैंने सुना और देखा नहीं है। जी, लास्ट सवाल की तरफ आ रहा हूँ मैं। ईडी, सीबीआई, जांच एजेंसी जब कोई नहीं मानता तो उसके पीछे इस तरीके का काम लगवा देती है, भाजपा के प्रति ऐसा लोगों का कहना है। अभी इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए केजरीवाल साहब को जेल में भेज दिया गया। तो ये अच्छी बात है या खराब बात है? लेकिन ऐसा कोई आरोप सिद्ध हो नहीं पाया। अभी मैं शायद लीमा की प्रधानमंत्री है वो लेडी जी, कल मैं उसका देख रहा था एक टीवी चैनल पे जी, वो वर्तमान में प्रधानमंत्री है जी, देश की प्रधानमंत्री है, पुलिस ने उसके घर पे रेड मारी है। लीमा मुझे ध्यान आ रहा है, मोदी साहब के रेड मारने पे तो कुछ नहीं मिलेगा। अरे सुनो सर जी, ये काम होता है, इसका अर्थ ये है कि एजेंसियां स्वतंत्र होती है, जहां उनको भ्रष्टाचार नजर आता है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो उस पर कानून अपना काम करता है। हमें लीमा में प्रधानमंत्री को तो वहां सुनकर तो बड़ा अच्छा लगता है, जब राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ कोई एजेंसी काम करती है हमें सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, देखो वहां का शासन कितना अच्छा है, पारदर्शी शासन है। अगर यहाँ पारदर्शी शासन काम करता है, वो किसी मुख्यमंत्री को जो भ्रष्टाचारी है जिन्होंने 100 करोड़ रुपए का गबन किया है उस पर आप पत्रकार मित्र में पाए नहीं है ना सर, कहाँ गए 100 करोड़? बताएंगे ना कहाँ गए। उन्होंने आज भी अखबार में आया है कहीं चुनाव में खर्च हुए, आज भी मैं कहीं अखबार में पढ़ रहा था कि चुनावी चंदा था, कहीं कर्नाटक लगा, कहाँ लगा मुझे आइडिया नहीं, मैंने उस पर कोई रिसर्च नहीं कर रखी। कोई पैसा ऐसा थोड़ी है कि वो रखा है कि आपको बताएंगे जी देखो ये रखा हुआ पैसा आया, कहीं खर्च हुआ होगा, चुनाव लड़ा गया होगा उसके दम पे, कहीं अवैध संपत्ति ली गई होगी या अवैध पैसा खर्च किया गया होगा। असल में बात यह है जी, इलेक्शन के टाइम पे उनको अंदर ठोकना, क्योंकि वो एक बड़े मजबूत स्थिति पे थे, उन्होंने दिल्ली अजय रहे हैं, वो पंजाब में उनका कोई तोड़ आप नहीं निकाल पाए, तो सोचा इसको ही अंदर कर दो, तोड़ अपने आप हो जाएगा, बीच में तोड़म होती रहेगी। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये नहीं कहना चाहिए इसको अंदर कर दो, ईडी का काम है, ईडी का प्रवक्ता मैं नहीं हूँ, उनके पास फैक्ट्स है, परंतु नो सम्मन जी देने के बावजूद भी अगर आप नहीं आओगे और हाई कोर्ट उसकी गिरफ्तारी पे रोक नहीं लगाएगा, और आप ये श्रीनत जो कांग्रेस की प्रवक्ता है वो उसका वीडियो मेरे पास है जो ये कहती है कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, अजय माकन का वीडियो हमारे पास है जो कहते हैं कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, और एक उनके और हैं जो शीला दीक्षित के ओएसडी रहे हैं, आज उनकी डेट में प्रवक्ता भी है, वो ये कहते हैं कि हमने भाजपा से पहले केजरीवाल के भ्रष्टाचार को हम पब्लिक डोमेन में लेकर आए हैं। तो साहब ये तो कांग्रेस इसका श्रेय लेती है कि ये भ्रष्टाचार हुआ था, इसको पब्लिक डोमेन में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कांग्रेस ने किया, तो आज उनको क्यों आपत्ति हो रही है? वही कहने वाले लोग हैं, हमने तो कहा नहीं, हम तो बाद में शामिल हुए। 3 बयान मैंने उनके दिए हैं, सुप्रिया सिन्हा ने जो हैं उनकी नेता उनका दिया, अजय माकन का दिया, जो शीला दीक्षित जी के ओएसडी रहे हैं
जो मुझे अभी तुरंत नाम ध्यान नहीं आ रहा उनका, ये 3 बयान मैंने खुद देखे हैं और सुने हैं, जो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इसके भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने का श्रेय हम नहीं लेने देंगे। तो जब कांग्रेस ही ये कह रही है कि ये भ्रष्टाचारी है, तो उसने ये कहा कि भ्रष्टाचारी है तो इसको हमारे साथ आना चाहिए, इसलिए उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया। हरियाणा में आखिरी सवाल, 10 सीटों में से कौन सी सीट आपको लगता है भाई ये यहाँ पे मजा आएगा इलेक्शन देखने में? 10 की 10 सीटें हम लाखों वोटों से जीतेंगे। हमारा लाखों का मार्जिन, तो रोहतक वाले तो छोड़ दीजिए सर, इतना अतिशयोक्ति में तो ना बोलिए। लाखों का हमारा मार्जिन बढ़ेगा जी, और वो देख के हम सबको आनंद आएगा। कई बार मैं बड़े डिप्लोमेट लोगों से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि भाजपा कहीं ना कहीं हुड्डा साहब से सेटिंग कर सकती है, हम तेरे को यहाँ जितवा देंगे, विधानसभा में तो हमारी मदद कर देना, ऐसी बातें चलती है क्या? देखिए, मैंने बार बार कहता हूँ, 2 बार तो मैं आपके यहाँ भी कह चुका, हुड्डा साहब और उनके परिवार से हम किसी को भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं लेंगे, उनके जितने मर्जी प्रयास हो। दीपेंद्र हुड्डा को हराने वाले डॉक्टर अरविंद शर्मा है जी, उन्होंने पिछली बार हराया, तो मैं कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं कर रहा। वर्तमान में वहाँ हमारा सांसद है, दीपेंद्र हुड्डा उनसे हारे थे, वही सांसद दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के सिंबल पे ही चुनाव लड़ रहे हैं, हारने वाला है वही प्रत्याशी है और वही कांग्रेस के सिंबल पे है, तो वो दोबारा हारना, इस पर आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? चलो आप उसको ये मत मानिए वो हार रहा है, भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर अरविंद शर्मा पुनः वहां से दूसरी बार सांसद बनेंगे, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं आपको? नहीं, मेरे को आपत्ति तो किसी भी एंगल में नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा उनको ठीक लगे वो वैसा कर ले। सर, आम जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मेरा सब जनता से अनुरोध है कि 25 मई को अधिक से अधिक मतदान करें और खुलकर मतदान करें, और मतदान आपका अधिकार है, इसको पर्व के रूप में हमें इसमें सहभाग करना चाहिए, इतना मैं कहना चाहूँगा। तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी, इससे ज़्यादा डिबेट तो कुछ हो नहीं सकती, और यहाँ पे इस इंटरव्यू में जितनी ऑथेंटिसिटी आपको मिलेगी किसी और इंटरव्यू में भी नहीं मिलेगी। फिलहाल ये वीडियो इतनी, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय, थैंक यू।